हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है हमारा लाइव, ये सेशन होने वाला है सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय का। ये हमारा 7th नंबर का क्लास है, 7वां क्लास होने वाला है और ये इस इकाई का अंतिम क्लास होगा। इसके बाद हम दूसरा विषय पर्यावरण विषय, गणित विषय ये भी स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी अंतिम क्लास होने वाली है सीडीपी की। जो लोग पहले से इस कोर्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से वीडियो नहीं देखी है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर चैनल पर चेक कर लीजिएगा। पूरे वीडियोस 1 से लेकर 7 तक आप देख पाएंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि एमपीटीटी वर्ग 3 का शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि सितंबर में प्रस्तावित है, सितंबर 2024, जो कि मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि अक्टूबर तक जाएगा, तो उसमें परीक्षा होगी। तो हमारे पास 2 से ढाई महीने मौजूद है इस समय इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाला ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकता है मध्य प्रदेश में, ऐसा नियम है। तो उसी नियम के तहत भर्ती की घोषणा हुई है, पात्रता परीक्षा की घोषणा हुई है। ये पास करके फिर भर्ती की परीक्षा में बैठेंगे जब भी होगी। तो उसी की बात हम कर रहे हैं। इकाई 1 बाल विकास की अवधारणा। जिनको नहीं पता, हमने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो कहते हैं एक कोर्स लॉन्च किया है, जो इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए स्पेशली बना हुआ है। एकदम क्रैश कोर्स कह सकते हो आप, कि सिर्फ इसी परीक्षा के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बहुत सारी चीजें, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज जो है प्रैक्टिस यहां पर कराई जाएगी। ये सब अवेलेबल है। इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां ऐप की लिंक मिलेगी। वहां से आप ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके कोर्स परचेस कर सकते हो। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, सभी लोग फटाफट सेशन से जुड़े। जितने भी लोग सेशन से लेट जुड़ रहे हैं भाई, उनको बता दूं कि आज ये हमारी सीडीपी यानी कि बाल विकास की हमारी 7वीं इकाई की पहली इकाई जो है बाल विकास की अवधारणा, उसकी अंतिम क्लास होने वाली है। इसको ध्यान में रखें। सभी लोग जुड़े सेशन से। जुड़ते ही सबसे पहले वीडियो को भाई लाइक करना है। आपके जो दोस्त फ्रेंड्स वो भी क्लास करते हैं, उन तक शेयर कर दीजिएगा। जो ग्रुप वगैरह होगा वहां लिंक जो है शेयर कीजिएगा। रोज रात को 9 बजे हम भाई यहां पर जो है चैनल पर लाइव सेशन चलता है, ध्यान रखेंगे। पहले वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको पहले के वीडियोस भी मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं बाल विकास की। तो जिसमें हमने वृद्धि और विकास टॉपिक स्टार्ट किया था, कक्षा हमारी जो 6वीं क्लास थी, इसके पहले की प्रीवियस क्लास, उसमें हमने वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की थी। तो वृद्धि और विकास को कौन प्रभावित करता है? तो हमने आनुवांशिकता देखा था, हमने वातावरणीय कारक देखा था। और आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की, बाह्य स्रावी ग्रंथियों की, बहिस्रावी ग्रंथियों की और अन्य प्रासंगिक जो कारक हैं उनकी बात भी करेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये हमारा सेशन होने वाला है। इस सेशन के साथ बाल विकास की इकाई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसको पढ़ के बहुत अच्छे अंक आप हासिल कर सकते हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। सभी लोग फटाफट जुड़िए भाई। जो चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई सब्सक्राइब करके देख लो। अभी भी चैनल डेटा देखने के बाद पता चलता है कि जितने लोग वीडियोस देखते हैं उसमें से अभी भी ऐसे लोग हैं, 45% तक लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मतलब वीडियो देखते हैं, क्लास से जुड़ते सेशन से, पर सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है ये चैनल आपको शिक्षक भर्ती करवा दे, आपको सरकारी भर्ती का जो आपका सपना है सरकारी टीचर बनने का, वो इसी चैनल के माध्यम से पूरा हो जाए। तो इस जर्नी में, इस सफर में हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिए। चलिए शुरू करें और बात करें हमारे तीसरा जो कारक होता है बाल विकास को प्रभावित करने वाला, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला, वो कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसे अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये नाम में ये अंतःस्रावी, अंत मतलब अंदर से, अंदरूनी, ठीक है। यानी ये ग्लैंड्स ऐसे होंगे जिनके अंदर से जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन्स के वजह से हमारे शरीर के अंदरूनी विकास, वृद्धि, ये सब प्रभावित होती है। ठीक है, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो उन्हीं की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात की, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, इसका मतलब क्या है? इसमें नसें, नलिकाएं नहीं होती। ठीक है, तथा जो रक्त प्रवाह के माध्यम से विशेष अंगों या ऊतकों तक ले जाई जाती हैं। ये ग्रंथियां वृद्धि, विकास और प्रजनन को नियंत्रित करती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है, अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी ग्रंथियां होती हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। दूसरी बात, यह ग्रंथियां वृद्धि को प्रभावित करती है, विकास को प्रभावित करती है और प्रजनन को प्रभावित करती है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। 2 चीज को प्रभावित करती है, नोट करके रख लो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वृद्धि, विकास और प्रजनन को क्या करती हैं? नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करती हैं। यानी अगर ये अंतःस्रावी ग्रंथियां अच्छे से आएंगी तो प्रजनन होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां अच्छे से आएंगी तो वृद्धि विकास होगा, नहीं आएंगी तो नहीं होगा। यानी इनका होना नहीं होना से शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। होगा तो सकारात्मक, नहीं हुआ तो नकारात्मक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो बाहरी
और आंतरिक प्रक्रिया की उत्तेजनाओं में हार्मोन का स्राव करती है। यानी बाहर से कोई उत्तेजना होती है, अंदर से कोई उत्तेजना होती है, इससे हार्मोन निकलता है और यही हार्मोन शरीर के वृद्धि, विकास तथा शरीर के प्रजनन दर को नियंत्रित करती है। ठीक, और बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें जो बहुत फेमस है, बहुत इसके बारे में बात की जाती है, वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, तो अगर आपको पूछ सकता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से क्या जाना जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन, उसके बेस पर जैसे मान लो यहां तक दिमाग है, ये यहां तक, तो यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकता है। यहां बाजू में नहीं होता, थोड़ा सा अलग से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को तथा विकास को भी नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड वो ऐसा ग्लैंड है जो बाकी ग्लैंड्स को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, यानी ये ऐसी ग्रंथि है जो बाकी के ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, उनको ऑर्डर देता है, उनको अच्छे से नियंत्रित करता है, उनको संचालित करता है। ये ध्यान रखिएगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में बहुत ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का उत्सर्जन करते हैं, वृद्धि, विकास और प्रजनन को नियंत्रित करते हैं। ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, कुछ खास बातें जो बतानी चाहिए आपको पॉइंट याद रखने के लिए। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। दूसरी पॉइंट क्या याद रखोगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं भाई वो वृद्धि, विकास और प्रजनन के दर को क्या करते हैं? प्रभावित करती है, नियंत्रित करती हैं। तीसरी बात क्या कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे प्रमुख ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना, उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये भी चौथी बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह वो ग्रंथि है, यह वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि वह अंतःस्रावी ग्रंथि है जो बाकी के अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया आपको डेटा? ठीक, ये हो गया। ठीक है, और उन सभी ग्रंथियों के कार्य को, उनके विकास को सब कंट्रोल करती है, प्रभावित करती है। और क्या? चौथी बात, गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि, यहां पर जो होता है थायराइड ग्रंथि होती है वोकल कॉर्ड के पास। ठीक है, तो हमारे गर्दन में थायराइड ग्रंथि होती है जो मेटाबॉलिज्म यानी चपाचय अपाचय, यानी डाइजेशन होना, डाइजेशन नहीं होना, डाइजेशन, इंजेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, डाइजेशन, इंजेशन, तो हमारे मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, कंट्रोल करती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। यहां दो ग्रंथियों का नाम हमने बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। पहला जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मस्तिष्क के आधार पर होता है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, और ये बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। ठीक, और दूसरा कुछ खास बातें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरा जो हमने बात की थी वो थायराइड ग्रंथि थी। थायराइड ग्रंथि हमारे गर्दन में होती है और ये क्या करता है भाई? ये कंट्रोल करता है किसको? चपाचय उपाचय, यानी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, डाइजेशन, इंजेशन, इन सबको कंट्रोल करता है। खाना खाना, खाना बाहर निकालना, अब जो पच गया खाना होता है उसको बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल, इसको भाई इन सब चीजों को कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म। यानी कि कौन करता है? ये थायराइड ग्रंथि करता है। यानी दो यहां पर ध्यान में रखना, कुछ खास पॉइंट जो आपको रट जानी चाहिए, बहुत ईजी है, जो ध्यान में रखना ही है। पहली बात कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। ठीक, ये डेफिनेशन हो गई उसकी। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन का उत्सर्जन करके शरीर के वृद्धि, विकास तथा प्रजनन दर को प्रभावित करती हैं। तीसरी बात, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और यह बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, उनको विकसित करती है, उनके दर को नियंत्रित करती है। और क्या? एक थायराइड ग्रंथि भी होती है जो हमारे गर्दन में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, उसको विकसित करती है, उसको भाई उसके दर को नियंत्रित करती है। मेटाबॉलिज्म मतलब चपाचय उपाचय, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, यह पॉइंट तो आपको ध्यान रहेंगे ही। आगे बढ़े बात करते हैं। एक और ग्रंथि होती है जिसे हम पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पैराथायराइड, थायराइड जो गले में होती है, पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर में कैल्शियम संतुलन को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर में कैल्शियम का बैलेंस कैसा रहता है? कैल्शियम तो समझता है ना, जिससे हमारी हड्डियां बनती है, हड्डी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कैल्शियम। फिर हमारे शरीर से एड्रिनल जो होता है, ये भी हार्मोन निकलता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि जो है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ये शरीर की आपातकालीन क्रिया के लिए जिम्मेदार रहता है। यानी आपातकालीन मतलब इमरजेंसी में जो क्रिया होती है, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन, प्लेजर, है ना, आनंद की अनुभूति, ये सब जो चीजें होती है ना, ये इसी ग्रंथि के हार्मोन के कारण। तो एड्रिनल जो रस होता है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है, ये हमारे शरीर की आपातकालीन क्रिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदार होता है।
फिर जो होता है अग्नाशय। अग्नाशय एक पाचन तंत्र ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? एक पाचन तंत्र ग्रंथि है। यह रक्त में शर्करा स्तर को बनाए रखने के लिए, यानी हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बनाए रखने के लिए, ठीक है, हमारे रक्त में शर्करा स्तर को बनाए रखने का कार्य करती है। मान लो अगर ये ग्रंथि ढंग से नहीं चली तो फिर क्या होगा? हमारे ब्लड में शर्करा ज्यादा हो जाएगा, यानी शुगर ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? मधुमेह की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो आप अब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये ग्रंथियां कितनी महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। देखिए, अगर एक ग्रंथि ने ढंग से काम नहीं किया तो किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है, शरीर ढंग से काम नहीं करेगा, शरीर की बाकी ग्रंथियां ढंग से काम नहीं करेंगी, शरीर का वृद्धि विकास नहीं होगा, प्रजनन दर प्रभावित होगा। कहा था ना पहले ही, ठीक। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि जो शरीर में कैल्शियम संतुलन को नियंत्रित करती है। एड्रिनल जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो हमारे शरीर में आपातकालीन स्थिति के लिए जिम्मेदार होती है। अग्नाशय। अग्नाशय एक पाचन तंत्र ग्रंथि होती है, ये रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। फिर उसके बाद यही जो है अग्नाशय पाचक ग्रंथि एक उदर अंग है। उदर मतलब पेट में रहता है, ये पेट में है ना, उदर अंग बोलते हैं इसको, पेट में, जिसमें अंतस्रावी और बाह्य दोनों का कार्य होता है, यानी अंदरूनी और बाहरी दोनों प्रकार के कार्य ये जो ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि जो है, अग्न्याशय जिसे पाचन ग्रंथि भी कहते हैं, पाचक या पाचन ग्रंथि जो है उदर का अंग है, हमारे पेट का भाग है हमारे, ठीक है। इसके बाद पांचवा वृषण यानी वीर्यकोश जिसे हम कहते हैं, और अंडाशय कमर्शय नर और मादा में प्रजनन कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी वृषण जिसे हम वीर्यकोश कहते हैं और अंडाशय होता है, ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों में होता है अलग अलग, और नर मादा दोनों में होता है, ठीक है, जिसके वजह से प्रजनन के जो कार्य होते हैं उसमें सहायता मिलती है, उसको नियंत्रित किया जाता है। तो मेल फीमेल के पास ये होते हैं, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, ठीक है। मेल में जो रहता है टेस्टोस्टेरोन रहता है, फीमेल में एस्ट्रोजन रहता है, इस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, महिलाओं में। तो नर मादा में ऐसा होता है। ये जो है हमारे शरीर की प्रजनन क्रियाओं को, प्रजनन कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, उसको भाई विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब अगर ये कोशिका नहीं रही किसी में तो प्रजनन नहीं हो पाएगा भाई, उसका विकास नहीं हो पाएगा, है ना, वो रिप्रोडक्शन जो है प्रजनन नहीं कर सकता, ध्यान रखना, ठीक। तो ये तो होगी कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब बात करेंगे बाहरी स्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जो शरीर के बाहरी चीजों को, बाहरी वृद्धि विकास को, कार्य को नियंत्रित करती होंगी, प्रभावित करती होंगी, ऐसे को हम बाहरी स्रावी, बहिस्रावी या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। नंबर 1, भाई ये वो ग्रंथि है जो अपने उत्पाद को वाहिनी में स्रावित करती है। उदाहरण के लिए लार ग्रंथि है, लार को लार वाहिनी में स्रावित करती है। यानी ये वो ऐसी ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद को वाहिनी में स्रावित करती है। वाहिनी का मतलब भाई जो जिसमें हमारे, वाहिनी मतलब बहने वाला, तो बहता किसमें? नसों में, है ना। तो नसों में जो भी चीज बहती है और बहकर, जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड यहां है, पर पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर मान लो हमारे घुटने तक कोई अगर कुछ हार्मोन भेजना है तो कैसे जाएगा? वो यहां से बाहर से निकल के घुटने पे तो नहीं जाएगा, या हम यहां से निकाल के घुटने पे रगड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। यहां से जो नस अंदर से जुड़ी होगी हमारे घुटने तक, उस नस के थ्रू जाएगा हमारे घुटने तक, है ना। तो यही काम जो है इनका होता है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो बहिस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां है जो अपने उत्पाद को वाहिनी में स्रावित करती हैं। उदाहरण के लिए लार ग्रंथियां लार को लार वाहिनी में स्रावित करती हैं। जो लार ग्रंथियां होती हैं, जो सलाइवा वाली ग्रंथियां होती हैं, वो सलाइवा को यानी लार को हमारे लार वाहिनी से उन ग्रंथियों तक पहुंचा देती है जहां जरूरत होती है। फिर दूसरा, स्वेद ग्रंथि और वसामय ग्रंथियां क्रमशः पसीना और सीबम का उत्पादन करती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में पसीना भी आता है, ठीक है, तो पसीना ज्यादा आएगा कम आएगा किस हिसाब से आएगा, ये सब जो है स्वेद ग्रंथि का काम होता है, ठीक है। और सीबम का उत्पादन जो है ये वसामय ग्रंथि का होता है, ठीक है। यह समस्थिति को बनाए रखने में इनमें से प्रत्येक तरह पदार्थ की भूमिका अहम होती है। समस्थिति का मतलब होता है नॉर्मल स्टेट बनाए रखने में, शरीर को सही ढंग से काम करने में, बहुत ज्यादा हम उत्तेजक ना हो, बहुत ज्यादा हम ढीले एकदम शांत ना पड़ जाएं, ऐसा नहीं, निर्जीव ना पड़ जाएं, ऐसा नहीं। तो ये हमारे शरीर को समस्थिति में बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर को समस्थिति में बनाए रखने के लिए इनमें से प्रत्येक जो हार्मोन निकलते हैं इन ग्रंथियों से, जैसे कि स्वेद ग्रंथि से पसीना, वसामय ग्रंथि से सीबम, इनको कंट्रोल करने का काम इन्हीं का होता है, इन्हीं ग्रंथियों का। फिर पसीना जो है अधितप्त, पसीना अधितप्त होने पर शरीर की सतह को ठंडा कर देता है। यानी जब पसीना सूखता है, हमारे शरीर में पसीना आया, फिर पसीना जब सूखेगा तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर, हमारे शरीर का तापमान जितना होना चाहिए उतना अगर बना रहना चाहिए, तो इसके लिए पसीना आता है, ठीक है। गर्मी में पसीना क्यों आता? क्योंकि भाई पसीना आएगा तो पसीना पानी बाहर आएगा तो सूखेगा तो हमारे शरीर को ठंडक पहुंचेगी, तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर का तापमान बना रहेगा, ठीक है। ठंडी में हमको ठंडी नहीं गर्मी चाहिए तो पसीना आता ही नहीं है, पसीना आता नहीं है तो टेम्परेचर बढ़ते जाता है शरीर का, तो हमें बनाए रखना होता है, ठीक है। तो वही
पसीना अधितप्त होने पर शरीर की सतह को ठंडा कर देता है और थोड़ी मात्रा में उपापचयी अपशिष्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। उपपाचयी का मतलब जो हमारे शरीर में पचता नहीं है, वेस्ट मटेरियल, वो भी पसीने के द्वारा बाहर आ जाता है। तो आप देखेंगे पसीना जब सूखता है तो उसमें सफेद सफेद दाग पड़ते हैं। क्यों? कि वो जो सफेद दाग है वो है क्या एक्चुअल में उसमें नमक भी होता है। ये सब जो निकला है हमारे शरीर से वो खराब चीज है, वो हमारे शरीर में पचा नहीं है, इसलिए बाहर निकला शरीर से, ये ध्यान रखना। चौथा, अश्रु ग्रंथि आंख के पार्श्व शरीर के ऊपर कक्षा के भीतर स्थित होती है। यह लगातार तरल पदार्थ स्रावित करती है जो आंखों की सतह को साफ और संरक्षित करता है। ठीक, तो अश्रु ग्रंथि जो है वो हमारे आंखों में होती, भाई हमारे आंख के अंदर अश्रु ग्रंथि मिलेगी तो आंसू का उत्सर्जन करती है। ठीक है, कक्षा के ये हमारे ऊपरी कक्षा के भीतर स्थित होती है, इधर ऊपर। यहां से आप देखोगे, अगर यहां ध्यान से बहुत देखोगे तो छोटा सा एक हल्का सा छेद जैसा होता है, वहीं से हमारा आंसू बाहर आता है। ठीक है, यह लगातार तरल पदार्थ है, लिक्विड जो है निकालते रहता कि हमारे आंखों में नमी बनी रहे। आंखें सूखनी नहीं चाहिए, सूख गई तो खराब हो जाएंगी। इसलिए कहीं शरीर पे आपको नमी या पसीना या पानी जैसा दिखेगा ना दिखे, लेकिन आंखों के अंदर हमेशा नमी बनी रहती है, क्योंकि इसी के वजह से होता है। तभी हमारे आंखें ढंग से काम कर पाती है, क्योंकि आंख जो होती है बहुत सबसे नाजुक अंगों में से एक है हमारे शरीर के। ठीक, चलो आगे बढ़े और बात करें तो जैसे कि लार ग्रंथियों की बात करें तो लार ग्रंथि या लार यानी सलाइवा, जिसे हम थूक कहते हैं, इसका उत्पादन होता है और इसे नलिकाओं या छोटे छिद्रों के माध्यम से मुंह में स्रावित कर देती हैं। ठीक है, अंदर कहीं पे ग्लैंड्स होगा और उन छोटे छेदों और नली के माध्यम से, नस के माध्यम से हमारे मुंह में सलाइवा आ जाता है। फिर वो सलाइवा खाने में मिक्स होता है, फिर पेट में जाता है तो पचता है। सलाइवा खाने को पचाने में मदद करता है। ठीक है, फिर जो स्तन ग्रंथि होती है, जोड़े मौजूद होते हैं। स्तन मतलब जो सीना जो होता है, ब्रेस्ट जिसे छाती कहते हैं, वो जो होता है, इंग्लिश में उसे मेमोरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये मेल फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, ये नर और मादा दोनों का विशिष्ट अंग है। पर जो मादा होती है, जो फीमेल्स होती है, उनका जो कह सकते हो जो क्या कहते हैं इसको, हमारा जो स्तन ग्रंथियां होती है, जो स्तन होता है वो ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि उन्हें बच्चे पालने होते हैं, दूध पिलाना होता है। और जो मेल होते हैं उन्हें बच्चे नहीं पालने हैं, मतलब पालने मतलब दूध नहीं पिलाना है, इसलिए उनकी ग्रंथियां जो होती हैं, जो स्तन ग्रंथि होती है उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती। उनके जो छाती होती है स्तन ग्रंथि, वो उतनी ज्यादा विकसित नहीं होती। ये आप देखेंगे मेल फीमेल में। ठीक है, इस अंग का प्राथमिक कार्य दूध का स्त्राव करना है, पहले ही बताया। हालांकि ये दोनों लिंगों में मौजूद है, मेल फीमेल दोनों में रहेगा। ठीक है, वक्षस्थल जिसे कहते हैं, जिसे हम स्तन ग्रंथि कहते हैं, दोनों में रहता है, मेल फीमेल दोनों में। लेकिन यह महिलाओं में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं तथा पुरुषों में अल्प विकसित होते हैं। पुरुषों में जो होता है, ये जो स्तन होते हैं विकसित नहीं होते, इसलिए पुरुष दूध नहीं पिला सकते बच्चों को। ठीक है, क्योंकि उसमें दूध का स्त्राव उत्सर्जन होता ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या, इसलिए तो मां का महत्व ज्यादा है कि मां ही बच्चों को पाल सकती है ना, पिता नहीं पाल सकते उतना, पिता बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, इसलिए पिता से ज्यादा माता की वैल्यू होती है कि माता अपने शरीर में बच्चों को रखती है 9 महीने, फिर उसके बाद दूध भी पिलाती है। यानी माता के अंश से ही निकला हुआ भाग है बच्चा, है ना। इसलिए बच्चे अधिकतर अपने माता के ज्यादा क्लोज होते हैं, माता से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, बचपन में माँ के पास ही रहते हैं, उनसे थोड़ा सा भी दूर होते तो रोना शुरू कर देते हैं। देखा होगा आपने, जो शिशु होते हैं जो पैदा हुए। ठीक, पाचन ग्रंथियां पाचक रसों का स्त्राव करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। ठीक है, पाचन ग्रंथि जो होती है डाइजेशन यानी भोजन को पचने के लिए, जिनमें भोजन के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। पाचन तंत्र में अग्नाशय, यकृत आदि ग्रंथियां भी होती हैं जो पाचन की सुविधा के लिए अपने स्राव को आहार नलिका में प्रभावित करती हैं। यानी पाचन ग्रंथियां ऐसे एंजाइम, ऐसे जूसेस, ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस निकालती हैं जिससे हमारा पाचन में सहायता मिले, जिससे अच्छे से हमारा जो पाचन क्रिया है हो पाए, ढंग से चल पाए, हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया भाई कौन सा, ये सब बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। कौन सी ग्रंथियों के बारे में? बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। बात करें पांचवा, अन्य प्रासंगिक कारक, कुछ अन्य अदर जो कंटेक्चुअल फैक्टर्स हैं, अदर कंटेक्चुअल फैक्टर्स, प्रासंगिक कारण जिनसे असर पड़ता है और काम की चीजें हैं, तो उनकी बात हम करेंगे। सबसे पहली बात जो भाई आपको ध्यान रखनी है वो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि यानी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिसे आप कहेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति का अगर सामाजिक बैकग्राउंड यानी सामाजिक अधिकार, यानी जिस आधार, अधिकार नहीं आधार, यानी वो ऐसे समाज में रहता है जहां पर बीमारियां अक्सर देखने मिलती हैं, तो उसके शरीर में वो प्रॉब्लम आएगी। या फिर व्यक्ति ऐसे समाज में रहता है जहां लोगों को बीमारियां जल्दी होती नहीं है, वहां के लोग सब स्वस्थ रहते हैं, तो जो आने वाले जनरेशन होगा, जो बच्चा जन्म लेगा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, उसका शरीर भी। ठीक है, तो अवसरों और प्रदर्शन की कमी जो विशेष रूप से विकास के कुछ पहलुओं में पिछड़े के लिए जिम्मेदार होती है, इसे हम सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कहते हैं। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से कहते हैं। और क्या, रहने की स्थिति और बीमारी और दुर्घटनाएं, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, यानी किस स्थिति में रह रहे हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है, ये भी शरीर के वृद्धि विकास को प्रभावित करती हैं। मान लो आपको हमेशा कहीं ना कहीं चोट लगी रहे, घाव लगा रहे,
तो आपका शरीर विकास करने की बजाय उस घाव को भरने में पूरा ध्यान लगाएगा। यानी आपका घाव ही भरते रहेगा, आपका ना हाइट बढ़ेगा ना बाकी चीजें होंगी। इस बात को ध्यान रखना। जो बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, जो बच्चे ज्यादा उनको चोट लगी रहती है, या कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है बच्चों का या किसी का भी, तो आप देखोगे एक्सीडेंट से उबरने में ही, नॉर्मल कंडीशन में आने में कई महीने साल लग जाते हैं। यानी उसका विकास नहीं होगा। पहले जो खराब हुआ है वो सुधरेगा, यानी घाव भरेंगे, वो बीमारी ठीक होगी, उसके बाद ही जो होगा बच्चे का वृद्धि या फिर विकास देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है भाई, ये ध्यान में रखना है। यही हमारा क्या है, ये बाहरी कुछ कारण है, अन्य बाहरी प्रासंगिक कारण जिसे हम कहते हैं आउटर फैक्टर, जिसे कहते हैं अदर कंसेप्चुअल फैक्टर्स। यानी इनका भी प्रभाव पड़ता है। इनका एग्जैक्ट कौन सी घटना होगी, एग्जैक्ट क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इनका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब समाज में कुछ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर जाति में जन्म लेना, एक पर्टिकुलर धर्म में जन्म लेना, तो आप देखोगे कि उनका विकास वृद्धि में कुछ फर्क दिखाई देगा। एक पर्टिकुलर अलग समाज में पैदा होना, ऐसे समाज में जहां पूरी तरह से खाने पीने की सब सुविधाएं हैं, उन बच्चों को देखना। ऐसा समाज जहां पर पूरा गरीबी है, तो ऐसे बच्चों को देखना। दोनों में आपको कितना फर्क दिखाई देगा उनके वृद्धि विकास में। और चलो शारीरिक विकास की बात कर ले कि समान विकास हो रहा है, लेकिन दिमाग के विकास में बहुत फर्क दिखाई देगा। कि ऐसा बच्चा जो अपर क्लास में, अमीरों के घर में पैदा हुआ है, उसका दिमाग का विकास देखना, और जो बच्चा गरीबों की झोपड़ी में, गरीबों की बस्ती में पैदा हुआ है, उसके दिमाग का विकास आप देखना। दोनों में एक जैसा तो नहीं मिलेगा, आपको फर्क नजर आएगा। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भाई अलग अलग वातावरण में पैदा होने से, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा होने से, अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि में पैदा होने से सामाजिक, मानसिक इस स्तर में जो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आता है, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता है मानसिक विकास में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो रहने की स्थिति, बीमारी और दुर्घटनाएं, किस स्थिति में रह रहे, जो अभी हमने डिस्कस किया। कोई अगर बीमारी है, कोई बीमारी पड़ रही, जैसे कि आप यहां देखो क्या लिखा है, यदि रहने की स्थिति खराब है तो बच्चे की विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है, अगर रहने की स्थिति अच्छी है तो कोई बीमारी नहीं होगी, तो बच्चा जल्दी वृद्धि विकास करेगा। ठीक है, और क्या, जिससे उन बच्चों का विकास रुक जाता है, जैसे जल जनित रोग, पानी। अगर कोई व्यक्ति, पूरा समाज, पूरा मोहल्ला खराब पानी पी रहा है, साफ पानी नहीं पी रहा है, तो उनको पानी से होने वाली कई बीमारियां हो सकती है, जिसे वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं या फिर जल जनित रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे डायरिया वाटर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, टाइफाइड, ये भी भाई खराब पानी पीने से होता है, साफ सफाई नहीं रखने से होता है। तो ऐसी बीमारियां जल जनित बीमारियां हैं। ठीक है, ये पानी, खराब पानी पीने से होता है। ठीक है, दस्त लगना, टाइफाइड होना, पेट के अन्य रोग, श्वसन और जड़ रांत्र संबंधी रोग, ऐसे जो रोग होते, बीमारियां होती हैं, ये सब खराब पानी से होती हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसे पानी से बचा जाए, अच्छा पानी पिया जाए। ठीक है, तो इससे बीमारियां नहीं होगी, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, वगैरह वगैरह। क्लियर है, समझ गया। दूसरे जो फैक्टर्स है, अदर कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। ठीक, अब इस इकाई के आखिरी टॉपिक पर आते हैं, सीखने यानी कि अधिगम के साथ विकास का संबंध। सीखने के साथ, लर्निंग के साथ, अधिगम के साथ विकास का क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट विथ लर्निंग, यानी कि अधिगम, अधिगम के साथ विकास का क्या संबंध है, इसको यहां पर पूछा जाएगा। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना भाई। पहली बात कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जीव जन्म के क्षण से ही नहीं अपितु गर्भधान के समय से किसी ना किसी प्रकार के वातावरण से घिरा रहता है। मतलब आप सोचते होंगे कि बच्चा जब पैदा होगा तब ना इन्वायरमेंट में, वातावरण में आएगा, ना, वो जब माता के गर्भ में होता है तो भी वो एक वातावरण में है ना। एक प्रॉपर वातावरण होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है, उसके अंदर वो होता है। आपने देखा होगा कभी गर्भवती महिला की सोनोग्राफी वगैरह फोटो देखा होगा आपने, तो आपको दिखे कैसे बच्चा ऐसे हाथ पैर मोड़े हुए एक झिल्ली से जुड़ा होता है, और एक नाल जुड़ी होती है माता से, गर्भ से, है ना। उसी नाल के थ्रू उसको सारा खाना पीना, सांस वगैरह मिलती रहती है जब तक वो पैदा नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार, यानी साइकोलॉजिकल व्यू के थ्रू, यानी जिन्होंने साइकोलॉजिकली सोचा, फैक्ट से नहीं, साइकोलॉजिकली उन्होंने सोचा कि जीव जो होता है, जो भी जीव होता है, जीव मतलब सिर्फ इंसान की बात नहीं हो रही, जो भी जिंदा चीज है, जन्म लेता है, वो जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले भी, गर्भधान के समय भी किसी ना किसी प्रकार के वातावरण से घिरा रहता है। जैसे एक अंडा, अंडे में मुर्गी, चूजा होता है, तो चूजा बनने से पहले ही जब अंडा होता है तो अंडे के अंदर आप देखो पीला पीला यॉल्क होता है और न्यूक्लियस होता है। तो अंडे के अंदर भी तो एक वातावरण है ना, प्रॉपर एक वातावरण है, तो उस वातावरण में ढलता है। यानी बच्चा पहले अंदर दूसरे वातावरण में था, जब वो चूजा बन गया तो अंडा फूटा बाहर आया तो दूसरा वातावरण हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप कि जो भी जीव रहता है, जो भी जीव, वो जन्म के पहले भी किसी वातावरण में रहता है, जन्म के बाद भी किसी वातावरण में रहता ही रहता है। ठीक है, दूसरा, इन सभी क्रिया प्रतिक्रिया व्यवहार में जीव परिवर्तन और संशोधन शामिल है। इस प्रकार के परिवर्तन संशोधन को सीखना अधिगम कहते हैं। यानी बच्चे जिस प्रकार का अधिगम सीखते हैं, बच्चे जिस प्रकार का अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, याद रखो, अपने वातावरण के हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन लगाना।
लाना, अपने आसपास क्या चल रहा है उन घटनाओं की वजह से अपने अंदर परिवर्तन लाना, यही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यही अधिगम कहलाता है, यही सीखना कहलाता है, यही लर्निंग है। ठीक है, ये ध्यान रखो। अगर आपसे पूछा जाए अधिगम क्या है तो आप बताएंगे कि भाई बाहरी वातावरण में हो रही घटनाओं की वजह से अपने शरीर में परिवर्तन लाना, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, इसे कहते हैं अधिगम, इसे कहते हैं लर्निंग, इसे कहते हैं सीखना। क्लियर है? ओके, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखना भाई। पहली बात तो यही कि बच्चा जो है गर्भधान के समय भी वातावरण में रहता है, गर्भधान के बाद भी एक अलग वातावरण में रहता है। दूसरा कि जितने भी जीव हैं भाई वो अपने आसपास के वातावरण में हो रहे परिवर्तन से क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं। यानी एनवायरमेंट में, वातावरण में कोई क्रिया हुई तो हमने प्रतिक्रिया दिखाई, तो ये क्या हो गया? जैसे बाहर ठंड बढ़ गई, मान लीजिए बाहर ठंड बढ़ गई, तो फिर क्या होगा? हम स्वेटर निकाल लेंगे, अपने आप को गर्म रखेंगे। तो बाहर क्रिया हुई वातावरण में, तो हमने अपने शरीर में अपने साथ प्रतिक्रिया की, हमने सीखा कि ठंड लगती है तो कोट पहनना चाहिए, ठंड लगती है तो स्वेटर पहनना चाहिए। ये हमने प्रतिक्रिया की, हमने सीखा, तो यही तो है अधिगम, है ना? इससे हम सीख पाए ठंडी से। ठीक, तो ये सभी क्रिया प्रतिक्रिया व्यवहार में जीव परिवर्तन और संशोधन शामिल है। इन क्रियाओं से, प्रतिक्रियाओं से जीव के, यानी जो लिविंग बीइंग है, जो जीवित प्राणी है, उसके अंदर कुछ परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं भाई? इसे ही हम अधिगम कहते हैं, सीखना अधिगम कहा जाता है। ठीक, और क्या खास बात? यह जानबूझकर, नियंत्रित या बिना इरादे के भी किया जा सकता है। अगर बाहर बहुत गर्मी बढ़ी तो आपको पसीना आएगा, ये आपने जानबूझ के नहीं किया, ठीक है, ये अनजाने में हो गया, है ना, ये होगा ही होगा, लेकिन आप चाहते भी नहीं कि ऐसा हो, पसीना ना आए ऐसा चाहते हो। कई बार चाहता भी कोई पसीना आ जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। कई बार ये जो परिवर्तन होता है, कई बार जो चीजें चेंजेस होती हैं, ये क्रिया की प्रतिक्रिया आती है, ये जानबूझकर भी हो सकता है, यह कंट्रोल वे में, नियंत्रित वे में भी हो सकता है, या बिना इरादे के भी किया जा सकता है, बिना इरादे के भी, है ना। और सीखना और विकास का लक्ष्य एक बच्चे के कौशल, ज्ञान और योग्यता को बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये जो सीखना है, ये जो अधिगम है, ये बच्चे के कौशल यानी उसके स्किल, उसका ज्ञान मतलब उसका नॉलेज, उसकी योग्यता मतलब भाई उसकी, भाई वो कितना किस चीज के लायक है, कितना भाई वो स्किल्ड है ना, उसको बढ़ाने के लिए ही एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर प्रक्रिया है, एक सिस्टमेटिक रिएक्शन है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा अच्छे कार्य कर पाता है, बेहतर कार्य कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा सीखने अधिगम के साथ विकास का संबंध। और कुछ बात करें भाई इसमें अगर, तो ध्यान देने की बात क्या है कि विशेष रूप से सीखने का संबंध ज्ञान, कौशलों और दृष्टिकोण के अधिग्रहण से है। सीखने का संबंध किससे है? ज्ञान से, कौशल से, एक अच्छे प्रकार के दृष्टिकोण से संबंध रखता है। सीखना मतलब क्या? ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण। ये जो सीखना है, ये किससे संबंध है? ज्ञान से, कौशल से और दृष्टिकोण से, इससे ही संबंध रखता है, ताकि इनको और बेहतर बनाए। मतलब सीख कर क्या करेंगे? ज्ञान को और बेहतर बनाएंगे, ठीक, कौशल को और बेहतर बनाएंगे, दृष्टिकोण को और सुधारेंगे, बेहतर बनाएंगे। ये सब कैसे होगा? सिर्फ सीखने से ही। ठीक है, और बेहतर के लिए विकास का ज्ञान विस्तार और उसे गहरा करता है। और जितना सीखोगे आपका ज्ञान, जैसे सीखने से ये चीजें और बढ़ती हैं, और ये चीजें जैसे ही और बढ़ती है तो आप और सीख जाते हो, फिर इनको और बढ़ाते हो, यानी ये बढ़ती रहेंगी हमेशा के लिए। ठीक है, और क्या कि सीखने और विकास का लक्ष्य बेहतर के लिए व्यक्तियों का समूह या व्यवहार को विकसित करना, बदलना होता है। यानी सीखने का मतलब ही क्या है कि हमें अपना व्यवहार, अपने समूह का व्यवहार बदलना है। और ये कैसे बदलना है? सही तरीके से बदलना है, सकारात्मक रूप से बदलना है। हमारे व्यवहार में, हमारी हरकतों में, हमारी प्रतिक्रियाओं में जो है एक प्रकार का आपको उन्नति दिखाई देनी चाहिए, एक अच्छी बात दिखाई देनी चाहिए, जिससे हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान रखेंगे। और क्या भाई? ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करना उन्हें अपने काम को बेहतर करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक, यानी भाई जो ज्ञान है और जो अंतर्दृष्टि यानी अंदर की आवाज है, अंदर का जो भाई आपका समझ है, कह सकते हो, ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करना उन्हें अपने काम को बेहतर कराने के लिए सक्षम बनाता है। जो भी व्यक्ति अपना ज्ञान दूसरों से शेयर करता है, जो भी व्यक्ति अपने अंतर्दृष्टि यानी अपने अंदर की आवाज, अपना एक्सपीरियंस दूसरों से शेयर करता है, उसका ज्ञान और बढ़ता है। कहा आपने सुना भी होगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैंने जो कुछ सीखा, अगर मैं आपको सिखाऊं तो मैं मेरे पास कम नहीं हो जाएगा, वो उल्टा बढ़ेगा, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ज्ञान और बांटने से बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा, जो हमेशा कहा गया है। तो वही बात यहां भी अधिगम के बारे में भी कही जा रही है कि अधिगम का मतलब क्या? जिनको हमने सीखा है उसको और बेहतर बनाएंगे, उसको और बेहतरीन करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो यही क्या होगा हमारा भाई, ये हमारा सीखना हो गया, अधिगम का विकास के साथ संबंध हो गया। क्लियर? तो ये थी भाई हमारी बाल विकास की अवधारणा की 7वीं और अंतिम क्लास, यानी बाल विकास की अवधारणा यहाँ पर इकाई 1 खत्म। अब हम अगला विषय, अगला सब्जेक्ट लेकर आएंगे, जहां हम उसको डिस्कस करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और हम गणित स्टार्ट करेंगे या फिर हम पर्यावरण स्टार्ट करेंगे, इन दो में से एक विषय स्टार्ट करेंगे। डेली क्लास आएगी
ठीक 9 बजे आएगी, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने अब तक कोर्स परचेस नहीं किया, बता दूं भाई, कोर्स परचेस कर लीजिए। एमपीटीटी का हमारा जो कोर्स है वर्ग 3 का शिक्षक पात्रता परीक्षा का, और एक बात बता दूं, ये सिलेबस बदलता नहीं है। तो इस कोर्स को अगर आप एक बार खरीदते हो, इसकी पढ़ाई एक बार करते हो, तो लंबे समय तक वैलिड रहेगा, हमेशा काम आएगा। और पात्रता परीक्षा एक बार जिंदगी में पास कर लिया, फिर डबल पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी भर्ती आए उस भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हो, लेकिन तब जब पात्रता परीक्षा पास की है तब। अभी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है, तो हमारा कोर्स 30% की जगह 33% के हिसाब से मिल रहा है। याद, 33% की छूट मिल रही है कोर्स में। आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ ही साथ आपके टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट की तैयारी, ये सब कुछ चैनल पर कराया जाएगा। जी हाँ, तो कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारा लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप पे रजिस्टर कीजिए और जो कोर्स आपको चाहिए वो कोर्स परचेस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको और जानकारी चाहिए होगी, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके, याद रखेंगे सिर्फ मैसेज करके, कॉल नहीं। भाई दिन के सैकड़ों को फोन आते हैं, 100-200, मैं सबको अटेंड नहीं कर सकता, तो कॉल करेंगे तो अटेंड नहीं होगा। मैसेज कीजिएगा तो मैसेज में जब भी फ्री होऊंगा उस हिसाब से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पर कोर्स खरीदना बहुत आसान है, मैसेज करने की भी आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, सीधा ऐप की लिंक देखो और वहां से सीधा ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लो। बहुत आसान है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगली क्लास जो हमारी आएगी वो आएगी किस चीज के ऊपर रहेगी, तो हमारी अगली क्लास रहेगी या तो गणित शिक्षण का क्लास स्टार्ट कर देंगे हम, गणित जो पूछा जाता है, या फिर हम पर्यावरण शिक्षण जो स्टार्ट करेंगे। पर्यावरण के ऊपर जो सवाल आते हैं, ईवीएस से जो सवाल आते हैं 30 प्रश्न, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में उतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल आपको सरकारी भर्ती दिलाकर रहेगा, याद रखिएगा। इस जर्नी में, आपकी शिक्षक, सरकारी शिक्षक बनने की जर्नी में, इस चैनल को आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको जरूर सफलता दिलाएगा। तो इसलिए भाई हो सकता है कि इस चैनल के साथ जुड़ने से आपको बहुत फायदा हो, उनमें से आप एक हो जो सरकारी शिक्षक बनेंगे। तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़े। इस चैनल पर सिर्फ डेडिकेटेड टीचिंग वाले वीडियोस ही आएंगे। यानी टीचिंग वाले कौन से? सिर्फ शिक्षक भर्ती के, शिक्षक पात्रता परीक्षा के, याद रखिएगा। और जो हमारा मेन चैनल है स्टडी क्लास का, उस पर डीएलएड की वीडियोस आते हैं, डीएलएड की पढ़ाई और अलग अलग राज्यों के डीएलएड का भी उस पर स्टार्ट होने जा रहा है। हरियाणा डीएलएड, बिहार डीएलएड, ये सब भी स्टार्ट होने वाला है उस पर। तो ध्यान रखिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे, अपना सपोर्ट दिखाएं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं इतना जो कुछ कर रहा हूं उससे बदले में सिर्फ एक चीज चाहता हूं आपसे, कि आपके जो दोस्त, फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो, क्लासमेट्स, सीटेट की, एमपीटेट की, उन तक वीडियो पहुंचाइए, उन तक कोर्स की जानकारी पहुंचाइए, उन तक चैनल पहुंचाइए, उन्हें भी सब्सक्राइब करिए, बोलिए, आपके ग्रुप में जरूर भेजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। जय हिंद, जय भारत।